दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें पहला प्रॉब्लम है, फादर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली अगर हम इसको अगर फादर का जो एज है तो हम इसको एफ पकड़ लेते हैं, मान लीजिए। वो जो डॉटर है तो डॉटर का एज अभी का करंट जो एज है तो डॉटर का एज हम एक डी पकड़ लेते हैं। तो यानी कि आपके पास हो गया फादर टेल्स हर डॉटर। अभी ये क्या है, फादर का ये करंट एज है, वो डॉटर का ये क्या है, करंट एज है। अगर हमने देखा कि प्रॉब्लम है 7 years एगो, यानी कि फादर क्या बोल रहा है कि 7 years एगो फादर का एज क्या रहेगा, f/7। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी कि जो डॉटर था तो डॉटर का एज कितना रहेगा डॉटर का जो भी एज रहेगा, डॉटर -7 उसको 7 times था। तो यानी कि अगर हम इसको ओपन करें तो हो जाएगा f-7 इज इक्वल टू 7d - 49। तो हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इसको हम इक्वेशन अगर 1 कहते हैं तो हम इसमें भी थोड़ा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा f-7d, अगर 7 यहाँ हमने लाया तो ये हो जाएगा -42। तो 7d इज इक्वल टू -42, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अगर फादर ने उसके बाद क्या कहा है कि आई वॉज अल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अगर अभी से अगर करंट एज से अगर 3 years से अगर बात करें तो फादर का एज हो जाएगा a+3। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि डॉटर जो है तो डॉटर के एज में अगर 3 कर देंगे तो उसका 3 times हो जाएगा, ऐसे फादर ने कहा है। तो यानी कि ये हो जाएगा f+3 इक्वल टू, अगर इसको 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ अंदर तो ये हो जाएगा 3d + 9। तो ये हो जाएगा f-3d इज इक्वल टू 6। तो हम इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अगर हमने एक्चुअली इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, अगर हम करते हैं 1 - 2 तो ये हो जाएगा f-7d इक्वल टू -42 और f-3d इक्वल टू 6। अगर हम इसको माइनस करते ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो f से f यहाँ कट गया तो ये वैल्यू हो जाएगा -7d + 3d हो जाएगा -4d एंड -42 -6 ये हो जाएगा -48। तो डॉटर का एज हो जाएगा -48 है। तो दोनों साइड को हम -4 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाय -4। तो डॉटर का एज हो जाएगा -4 से -4 गया तो डॉटर का एज हो जाएगा 12, क्योंकि 48 को लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 48 के केस में 12 × 4 एंड 4 × 1। तो ये हो गया प्लस। तो ये डॉटर का एज आ गया 12। अगर डॉटर का एज अगर ये आ गया 12 तो अगर हम इक्वेशन मान लीजिए उसको 1 में डालते हैं तो क्या है इक्वेशन 1, f-7d इज इक्वल टू -42 हमारा आया था। तो हमारा हो जाएगा फादर का एज f इज इक्वल टू -42 + 7d। तो अगर मान लीजिए हम इसमें जो d है, d का वैल्यू अगर 12 डालते तो हो जाएगा -42 + 7 × 12 हो जाएगा -42 + 84। तो यह आ जाएगा 42, यानी कि फादर की अगर एज जो है वो 42 आनी चाहिए। अगर हम इसमें इक्वेशन में भी डाल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ डाल के देखते हैं, फादर का एज 42 है, 42 - 84 करेंगे, 42 - 84 करेंगे तो -42 आ रहा है, ये सही आ रहा है। अगर हम यहाँ से मान लीजिए 42 है, 42 - 36 करेंगे तो ये 6 आ रहा है, यानी कि एक्चुअली हमारा जो भी कैलकुलेशन है ये सही है। तो डॉटर का एज आना चाहिए 12 एंड फादर का आना चाहिए 42। दोस्तों हमने प्रॉब्लम लिया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ मान लीजिए पहले इक्वेशन लिखा है 3x + 6y = 3900, जहाँ x हमारी बैट है एंड +y हमारे वहाँ बॉल है।
तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहे, इसको इक्वेशन 2 कहे, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, एक बैट और 3 बॉल खरीदे उन्होंने 1300 रुपये में, 1300 रुपीज़ में। तो इसमें अगर हम इक्वेशन 2 जो है, इस इक्वेशन को 2 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 31300। तो इसमें यह मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 3900। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको इक्वेशन 3 कहते हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 9y इक्वल टू 3900। और हम अगर उसमें माइनस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन यानी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसके साथ ऐसा मिलेगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टर्म माइनस, ये टर्म हो जाएगा माइनस, 3x से 3x गया तो 9y माइनस 6y है तो ये हो जाएगा 3y और यहाँ आ जाएगा 0। तो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर हम दोनों साइड से 3 से डिवाइड करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। यानी कि आपने जो बॉल खरीदा है तो बॉल की कीमत क्या आ जाएगी, ये तो y तो बॉल था, तो बॉल की कीमत आ जाएगी 0 रुपीज़। अगर हम इसको ऊपर के इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 6, इक्वेशन 1 में डाला तो y की वैल्यू 0 है तो यहाँ आ गया 3900। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3900। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड करेंगे एक्चुअली, तो आपको मिल रहा है ये 1300 रुपीज़। यहाँ क्या हो गया, 3 से 3 कट गया और 3900 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, तो 3 से 3 कट गया, आ गया बैट की कीमत आ गई 1300 रुपीज़। यानी कि जो भी बॉल है शायद जो दुकानदार रहेगा वो मुफ्त में देता रहेगा, इसलिए बॉल की कीमत 0 आ गई है। तो यानी कि देखिए यहाँ 3x अगर करते हैं, 3x से तो 3900 हो गया और यहाँ 1 बैट है तो इसकी कीमत 1300 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो हमें यहाँ 3x इक्वल टू 3900 हो रहा है और यहाँ x इक्वल टू 1300 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी बैट है, बैट की कीमत है, बॉल शायद जो दुकानदार रहेगा उसने मुफ्त में दिया रहेगा। दोस्तों हमने प्रॉब्लम लिया है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास x took part in the mathematics quiz. If the number of girl is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसमें क्या किया है, इसमें मान लीजिए अगर हमने इक्वेशन पहले बनाया तो क्लास 10 के एक्चुअली बॉयज़ और गर्ल्स ने क्विज, मैथमेटिक्स क्विज में कंपटीशन लिया है, तो हमने लिखा है बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला है। हमें दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि गर्ल्स की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो बॉयज़ से 4 से ज़्यादा है। तो यानी कि क्या है, हमने इसको इक्वेशन लिखा है 2, गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज़ प्लस 4। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, बी इक्वल टू बॉयज़ लिखा है एंड जी इक्वल टू गर्ल्स का नंबर लिखे हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो हम इसको सॉल्व करके हमें इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो अगर हम इसमें क्या करेंगे कि b को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा g माइनस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको पूरे इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -g प्लस बी इक्वल टू -4। तो अगर हम इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं b माइनस जी इज इक्वल टू -4, हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारा b माइनस जी इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा b प्लस जी इज इक्वल टू 10। हमने दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद माइनस जी से प्लस जी कट गया तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू प्लस 6। तो हम यहाँ दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 कट गया तो बॉयज़ की संख्या आ गई यहाँ, बॉयज़ की संख्या आ गई यहाँ 3। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 1, तो 2 से 2 गया तो बॉयज़ की संख्या आ गई 3। और देखिए एक्चुअली इक्वेशन 2 में अगर हम डालते हैं इस वैल्यू को तो जी इज इक्वल टू बी प्लस 4 है। अगर बॉयज़ अगर 3 आ रहे तो 3 प्लस 4 करेंगे तो ये जी का वैल्यू आ जाएगा 7। यानी कि गर्ल्स की जो संख्या थी, क्वांटिटी थी, जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनका है क्वांटिटी है 7, गर्ल्स का है 7, बॉयज़ का है 3। अगर इक्वेशन अगर हम 1 में डाल के देखें 3 + 7 तो 10 आ रहा है, और गर्ल की अगर संख्या 7 है तो 3 + 4 करेंगे, बॉयज़ की संख्या 3 थी, तो ये हमारा सही आ रहा है। तो ये करेंगे, इसका सोल्यूशन है।
दोस्तों हमने प्रॉब्लम लिया है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas the 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ हमने इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ इक्वेशन हमने लिखा है 5x + 7y = 50 एंड दूसरा इक्वेशन लिखा है 7x + 5y = 46. तो वहाँ क्या है कि इस केस में एक्चुअली जो x है वो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है एंड जो y है वो कॉस्ट ऑफ 1 पेन है. तो जो पहले इक्वेशन हमने लिखा है इसको हमने बोला है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन बोला है इक्वेशन 2. तो अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें तो जो पहला इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 × 5x + 7y = 7 × 50. तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 35x + 49y = 350. इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे हम. यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 है. इस इक्वेशन नंबर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 7x + 5y = 5 × 46. तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा 35x + 25y 25y हो जाएगा 25y. तो 25y ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 230. तो यानी कि इसको आपको ये इक्वेशन मैं कहूँगा इसको इक्वेशन नंबर 4. तो इस केस में क्या आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं कि जहाँ 35x है. तो हम क्या करेंगे एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे. तो इससे ये हो गया 35x + 49y = 350 आया है हमारा वैल्यू. हम उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4, यानी 35x + 25y = 230 आया है. तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका साइन 35 से 35 माइनस हो गया, ये हो गया 24y आ गया है हमारा 120. अगर हम दोनों साइड से 24 से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 120 को 24 × 5 एंड 24 × 1. तो यहाँ 24 से 24 गया, यहाँ 24 से 24 कट हो गया. तो y का वैल्यू आ गया हमारा इधर 5/1 यानी 5. तो 5 रुपीज़ जो है वो हमारा किसका वैल्यू है, तो 5 रुपीज़ ये हमारा वैल्यू है कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो पेन का कॉस्ट आ गया है 5 रुपीज़. अगर हम पहले इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, अगर फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y, इसमें अगर ये वैल्यू डालता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 5x + 7 × 5 = 50. तो ये आ गया है वैल्यू 5x + 35 = 50. तो इस केस में क्या आ गया, दोनों साइड से अगर हम 35 माइनस करते हैं, 30 + 35 - 35 = 50 - 35. 35 से 35 कैंसिल, तो 5x = आ गया 15. अगर हम दोनों साइड से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट हो गया, तो x का वैल्यू आ गया है 3. 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 एंड 5 को लिख सकते हैं 5 × 1. तो ये कट गया. तो आपका जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है वो हो गया x है, तो इसका वैल्यू आ गया 3 रुपीज़. तो जो आपकी पेंसिल है, तो पेंसिल का कॉस्ट का कॉस्ट आ जाएगा 3 रुपीज़. और जो भी आपका पेन है, तो पेन का कॉस्ट आ गया है आपका 5 रुपीज़. हमने प्रॉब्लम नंबर 5 लिया है. तो हमें एक्चुअली एक इक्वेशन दिया है 5x - 4y + 8 = 1. इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे. दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0. तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे. तो अगर हम जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का, तो ये है ax + by + c = 0. तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है. तो हमें पूछा गया है कि ये जो दो लाइन्स है तो वो इंटरसेक्टिंग है क्या नहीं है, हमें बताना है. तो अगर इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है, तो अगर हम पहले लाइन को अगर ऐसे फॉर्म में लिखे a1x1 + b1y1 + c1 = 0, और दूसरी जो लाइन है इसको अगर हम लिखते हैं a2x2 + b2y2 + c2, इसके अगर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या हो जाएगा कंपैरिजन के साथ, तो हमारा हो जाएगा इधर a1 आ जाएगा हमारा, ये देखिए 5 कोएफिशिएंट ऑफ x है. तो यहाँ जो b है, तो b कोएफिशिएंट है y का, तो ये हो जाएगा -4 b1. और c1 इस केस में आ जाएगा 8.
अगर मैं A2 की बात करूँ तो A2 आ जाएगा यहाँ के केस में सेकंड इक्वेशन से 7, B2 की बात करूँ तो ये आ जाएगा 6 एंड C2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा -9। तो अगर आपको लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है कि नहीं ये ढूंढना है तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा A1/A2 इसका रेशो अगर B1/B2 के रेशो के बराबर नहीं आया तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अगर A1 की वैल्यू डाले तो ये आ जाएगा 5 और A2 की वैल्यू डाले तो 7 इज इक्वल टू ये जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 6। तो ये दोनों के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगा -2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3। तो ये कटने के बाद ये जो वैल्यू है तो ये बन जाएगा -2/3। और हमारा A1/A2 क्या था, A1/A2 है हमारा 5/7 विच इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, एज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो यानी कि वो कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो यानी कि हम ये जो लाइन हमें दी है तो इसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हमने प्रॉब्लम नंबर 6 लिया है, तो हमें मिला है इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0। इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। हमें पूछा गया है कि ये जो दो इक्वेशन है जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें पूछा गया है कि ये लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या अदरवाइज वो इंटरसेक्टिंग है। तो अगर मान लीजिए कोई भी लाइन अगर है तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। हाँ, तो ये इसका जनरल फॉर्म है। तो अगर हम जनरल फॉर्म के साथ पहला इक्वेशन कंपेयर करें तो पहला इक्वेशन कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा A1 = 9, B1 = 3 एंड C1 = 12। तो A1 = 9, B1 = 3 एंड C1 = 12। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो हमें A2 मिल जाएगा 18, B2 मिल जाएगा 6 एंड C2 मिल जाएगा 24। तो जो भी मान लीजिए अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पैरेलल हो जाएगा तो A1/A2 = B1/B2 ऐसा आना चाहिए। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू डाल के देखें तो हो जाएगा A1 आ जाएगा 9 और A2 आ जाएगा 18 एंड B1 आ जाएगा 3 एंड B2 आ जाएगा 6। तो अगर हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रेशो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है और इक्वल में भी है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये लाइन क्या है, ये लाइन एक्चुअली पैरेलल है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा और हमारे पास एक्चुअली एक ये रहता है इनपुट। अगर हम A1/A2 = B1/B2 = अगर हमारा वैल्यू C1/C2 अगर आता है तो हमारा ये दोनों लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। तो अगर हम C1/C2 करेंगे तो हो जाएगा 12/24 इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो 12 × 1 × 12 × 2। तो 12 से 12 गया तो ये गया हाफ। यहाँ भी एक्चुअली जो रेशो आ रहा था 9/18 तो ये भी आ रहा था हाफ। तो देखिए हमारा रेशोज क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हाफ आ रहा है। तीनों हमारे रेशो इक्वल है। तो इसके मतलब क्या है, ये दोनों लाइन है ना कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट जब ये लाइन होती है तो कोइंसिडेंट लाइन में ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं। अगर पैरेलल लाइन्स है तो इसमें ये मिनिमम जो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम नंबर 7 में फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10 = 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। तो हमें पूछा गया है ये जो दो पेयर ऑफ लाइन जो मिली है हमें, तो ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है। तो अगर मान लीजिए हमें पैरेलल चेक करना है तो जनरल फॉर्म होता है लाइन का ax + by + c = 0। अगर हमें इसके साथ अगर हम पहले लाइन को कंपेयर करते तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू A1 B1 C1 का। तो A1 आ जाएगा हमारा 6, B1 आ जाएगा -3 और C1 आ जाएगा +10, A2 आ जाएगा विथ इक्वेशन 2 से अगर बात करें A2 B2 एंड C2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 -1 एंड +9। तो अगर हमें लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसका प्रोपोर्शन आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें डाल के देखते हैं इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 A1 डिवाइडेड बाई A2 किया एंड B1 डिवाइडेड बाई B2 हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -1।
तो एक्चुअली ये जो रेशो है, देखिए ये रेशो आ रहा है 3 और ये भी रेशो है, तो ये माइनस माइनस कट करके आ रहा है 3। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये तो 100% है कि ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें भी क्या है कि अगर ये रेशो अगर हमारा C1/C2 का रेशो A1/A2 या B1/B2 यानी इन दोनों के साथ अगर कंपेरेबल में है, तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम C1/C2 करते हैं, C1/C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, C1/C2 का वैल्यू आ जाएगा 10 एंड C2 का वैल्यू आ जाएगा 9। तो देखिए ये रेशो 3 के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर ये रेशो 3 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये लाइन क्या हो सकती है, ओनली पैरेलल्स रहेगी। तो ये लाइन क्या रहेगी, कोइंसिडेंट नहीं रहेगी। तो अगर ये लाइन सिर्फ पैरेलल होगी, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंट नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। हमने प्रॉब्लम नंबर 8 लिया है। तो उधर इक्वेशन है 3x + 2y = 5 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो हमें पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है क्या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन रहते हैं तो उनके सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है तो उनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके आपको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिनिमम एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप मान लीजिए अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन के केस में क्या हो जाता है, पैरेलल लाइन के केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें ऐसी एक लाइन लेते हैं जिसके ऊपर दूसरी लाइन कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो गई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस केस में तो एक्चुअली जो है, तो इसमें हम कंसिस्टेंट है कि नहीं ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा A1/A2 अगर कंसिस्टेंट है, अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट है तो क्या होना चाहिए, तो A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी है कि नहीं ये ढूंढने के लिए ये एक्चुअली उसका इनपुट है, या ये प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो जो हमारा जनरल फॉर्म होता है लाइन का, होता है AX + BY + C = 0। इस केस में क्या है, अगर हम पहली लाइन ले A1 फिर B1 और C1 अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 फिर 2 फिर हो जाएगा -5। ठीक है, पहले इक्वेशन को क्या किया हमने, 3x + 2y - 5 = 0। हाँ, तो यहाँ से हमने ये लाया है वैल्यू। और जो दूसरा इक्वेशन है A2 B2 एंड C2, A2 के केस में हमारा वैल्यू है 3, B2 के केस में ये 2 और C2 के केस में ये वैल्यू 5। हम अगर यहाँ वैल्यू डाल के देखते हैं A1/B1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा, सॉरी A1/A2 का वैल्यू, A1/A2 का वैल्यू ढूंढना है। तो A1/A2 का वैल्यू आ जाएगा 3/3 जो आएगा 1। अगर हम B1/B2 का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमें ये रेशो दोनों ये आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये तो 100% श्योर है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी तो ये A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। लेकिन अगर वो पैरेलल रहेगी तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में A1/A2 का रेशो B1/B2 के रेशो के बराबर आ जाता है। तो अभी ये क्या है, ये तो रेशो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन तो 100% क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अभी हमें सिर्फ चेक करना है कि कोइंसिडेंट है कि नहीं है। तो अगर कोइंसिडेंट चेक करें तो हमें देखना पड़ेगा C1/C2। तो C1/C2 का वैल्यू आ गया है -5 / -7 = ये जाएगा 5/7। तो देखो ये एक्चुअली सेम नहीं आ रहा है A1/A2 या B1/B2 के बराबर। तो यानी कि ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, सिर्फ वो कोइंसिडेंट नहीं है। तो यानी कि इस जो लाइन है, तो इस लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर इस लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ये दोनों लाइन क्या है, इनकंसिस्टेंट है।